नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, आकर्षक झांकियां रही लोगों के आकर्षण का केंद्र। और ग्वारीघाट क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही बंदरों की मौत, क्षेत्रवासियों ने जताई जहरीली खाद्य सामग्री देने की आशंका। पशु चिकित्सक जहर देने की बात से कर रहे इनकार, पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी स्थिति। देवोत्थान 11 पर ग्वारीघाट स्थित तुलसी माता मंदिर में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विशेष पूजन किया गया और वहीं आधारताल क्षेत्र में परंपरा अनुसार भगवान शालिग्राम की बारात निकाली गई और माता तुलसी एवं शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया गया। ग्वारीघाट स्थित तुलसी मंदिर में 11 पर्व के मौके पर धार्मिक आयोजनों की धूम रही। भक्तों ने सुबह से ही मंदिर पहुंचकर विशेष पूजन अर्चन किया। आज कार्तिक माह की एकादशी के अवसर पर ग्वारीघाट स्थित तुलसी माता का भव्य मंदिर में आज विविध आयोजन किए गए हैं। इसमें सर्वप्रथम विभिन्न औषधियों से माता तुलसी का पूजन अर्चन किया जाएगा। रात्रि 8 बजे से माता तुलसी शालिग्राम जी का भव्य विवाह किया जाएगा और दिन भर पूरे कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस मंदिर पे खास यह है कि जो भी नव युवक युवतियां हैं वो अगर माता तुलसी की शादी करें तो उनकी भी शादी अति शीघ्र होगी। वहीं आधारताल स्थित विवेक कॉलोनी से शालिग्राम बारात निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई बारात सभी की आस्था एवं आकर्षण का केंद्र रही। आज कार्तिक मास का एकादशी की तिथि में श्री तुलसी विवाह और शालिग्राम भगवान की नित्य संयोग विवाह किया जा रहा है। हमारा इच्छा मनोकामना है कि जैसे भगवान की आज विवाह किया गया, आज संसार में इतना नाना प्रकार की पाप वृत्तियाँ फैल रही हैं, तो हमारी शालिग्राम भगवान से यही आशा है कि आप अपना आशीर्वाद दें और जो नाना प्रकार के अधर्म कार्य हो रहे हैं और विवाह विच्छेद हो रहा है, तो प्रभु से यही हमारी इच्छा है कि आज सबको सुख शांति प्रदान करें और कार्तिक मास में किया गया देव उठनी एकादशी का सबको लाभ मिले, सबको पुण्य मिले, यही हमारी इच्छा है। देव उठनी 11 का पर्व संस्कारधानी में परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है। इस पर्व पर किए जाने वाले पूजन में गन्ने का विशेष महत्व रहता है, लेकिन इस बार गन्ने के दामों में भी इजाफा देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 100 रुपए जोड़ी तक गन्ना बेचा जा रहा है। 11 पर्व पर गन्ने की खपत में इजाफा हुआ है। हालांकि गन्ने की कीमत भी बढ़ी हुई है। कई जगह तो 100 रुपए जोड़ी के हिसाब से भी गन्ने बिके हैं। शहरवासियों का कहना है कि फुटकर में 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का एक गन्ना बिक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पर्व मनाने के लिए महंगी दर पर गन्ने खरीद रहे हैं। गन्ने महंगे तो है, ये महंगाई में सब कुछ महंगा है ना। पहले मतलब कितना ले जाते थे और अब कितना हो गया? नहीं, लेते तो 3 ही पीस है भाई साहब। पहले 20 रुपए का ले आते थे, अब 40 का मिल रहा है। चूँकि तुलसी विवाह गन्ना 11 से बाज़ार में लोग खरीदी के लिए आते थे। पहले बाज़ार में बहुत भीड़ रहती थी। चूँकि महंगाई चरम सीमा पे है, जो गन्ने 100 रुपये में गट्ठा मिलता था, जो फूल 20 रुपये 30 रुपये किलो मिलते थे, आज वो फूल 80 रुपये 90 रुपये किलो मिल रहा है। जो 100 रुपये गट्ठा मिलता था, आज 200 रुपये में 4 गन्ने नहीं दे पा रहे। बाज़ार में महंगाई चरम सीमा पे है। लोग त्यौहार तो मना रहे हैं, लेकिन पहले जो उत्साह से मनाते थे, लोग भर भर के सामग्री घर लेके जाते थे, आज उस प्रकार से नहीं लिया। गन्ने 100 रुपये जोड़ी हैं हर बार की तरह। इस बार बहुत महंगा है, महंगाई की उससे बहुत ज़्यादा वो है। कारण महंगाई और क्या है उसमें। पहले गट्ठा ले जाते थे, अब 2 ठो ले जा रहे 100 रुपये के। पहले 100 रुपये का गट्ठा जाता था। भारत की संस्कृति रही हमेशा आस्था से, और आस्था के प्रति वो इतने जागरूक रहते। बाजार में आप देखिए, पूजा तो करना चाहता आम आदमी, सामग्री भी खरीदना चाहता, परंतु सामग्री के जो भाव हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम भगवान के प्रति जो हमारी आस्था वो फीकी ना पड़ जाए। तो भी गन्ने का रेट
आप बिलीव नहीं करोगे, 200 रुपये जो हम लोग 100 रुपये में गट्ठे लाया करते थे, 12 गन्ने आते थे, 12 का एक गट्ठा होता था। आज 2 गन्ने मिल रहे हैं 100 रुपीज़ में। पैदावार ज़्यादा नहीं, लॉकडाउन से सब महंगाई के कारण सब डलते आप देख रहे हो, चलते ही आ रहा सब। नेपाली गोरखा परिवारों द्वारा भैलो देवसी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रांची स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में गोरखा परिवार शामिल रहे। रांची में स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भैलो देवसी पर्व धूमधाम से मनाया गया। नेपाली गोरखा परिवार द्वारा पहले भगवान पशुपतिनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। उसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए सबके कल्याण का आह्वान किया गया। ये हमारा श्री पशुपतिनाथ मंदिर समिति का देवसी भैलो का कार्यक्रम है। ये हमारा कार्यक्रम दीपावली की रात से शुरू होता है, जिसमें हमारे समाज के गणमान्य लोग हम सभी एकत्रित होकर हर घर में जाकर दीपावली और त्योहार की शुभकामना देते हैं और वहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और ये कार्यक्रम हमारा 11 तक चलता है। आज इस कार्यक्रम का हम श्री पशुपतिनाथ मंदिर में समापन कर रहे हैं, जिसमें सामूहिक रूप से देवसी भैलो खेलकर हम लोग इस चीज हमारी जो नेपाली परंपरा है इसको मना रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि गोरखा और नेपाली परिवारों का मुख्य त्योहार दीपावली एवं देवउठनी एकादशी है। इस आयोजन के जरिए सारी दुनिया के लिए मंगल कामनाएं की जाती हैं। यह आयोजन 11 दिन चलता है। नामदेव समाज के आराध्य संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में गड़ा फाटक क्षेत्र से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती पर शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी श्रृंखला में गड़ा फाटक स्थित नामदेव आश्रम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। 'आयोजकों ने बताया कि पिछले 27 वर्षों से परंपरानुसार शोभा यात्रा निकाली जा रही है और साथ ही अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें नामदेव समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। 11 को हमारे संत नामदेव जी का जन्म 752 वर्ष पर हुआ था पंढरपुर में। तब से 752वीं जयंती पर निरंतर हम लोग नामदेव समाज के लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। हम बहुत खुशी और धूमधाम से विभिन्न झांकियों के साथ पिछले 27 वर्षों से संत नामदेव जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करते आ रहे हैं। प्रथम झांकी हमारी गणेश भगवान की, द्वितीय झांकी राधा कृष्ण भगवान की और तृतीय झांकी पवन शुभ हनुमान की, और उसके पीछे बैलगाड़ी पर सजे धजे संत शिरोमणि नामदेव महाराज चल रहे थे और उनके साथ सभी हमारे गणमान्य समाज सेवी, सभी नामदेव समाज की महिलाएं, बच्चे, पुरुष बड़े धर्म ध्वजा लेकर जय जयकारों के साथ संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जय करते हुए जयकारों के साथ चल रही थी। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर गड़ा फाटक में समाप्त हुई। 25 नवंबर से आरंभ होने वाली धान खरीदी की प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धान खरीदी के लिए 50,000 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिनके सत्यापन का कार्य जारी है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अभी तक 50,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। कलेक्टर इलिया राजटी ने बताया कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 48,000 किसान पंजीयन कराएंगे, लेकिन उससे अधिक किसान पंजीकृत हुए हैं और फिलहाल उनके सत्यापन का कार्य जारी है और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा कराएं। धान खरीदी के लिए अभी तक 50,000 के ऊपर है ना किसान ने पंजीयन कराया है। उसका वेरिफिकेशन और सत्यापन का काम चल रही है, उसको हम लोग प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। शासन से भी एक निर्देश है कि मतलब है ना रकबा है ना कितने लोगों का बढ़े हुए हैं और किन किन किसानों का पिछले साल से कंपेयर करने में इस साल है ना मतलब है ना दान की ना एरिया है ना बढ़ा हुआ रही है। इसी प्रकार का है ना सभी चीज़ों का मतलब जैसे कि
बटाई पे ना लिया गया है। मतलब ऐसे सभी चीज़ों को सत्यापन करने की प्रक्रिया ऑलरेडी ना 50% हमारी ना हो चुकी है। अनदर 50% सत्यापन होना है। हम समय सीमा में ना इस काम को पूरा करते हुए इस बार है ना सही तरीके से बिना ना समस्या के ना धान खरीदी करने के ना पूरी व्यवस्था प्रशासन की। धान खरीदी के लिए लगभग 110 केंद्र बनाए गए हैं। फ्लाईओवर एवं स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों में नियमों की अनदेखी की जा रही है, इसलिए शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है। पूरा शहर धूल के कारण हलकान है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों से स्मार्टनेस गायब है और बदनाम नगर निगम हो रहा है। शहर में बढ़ते प्रदूषण और धूल के गुबारों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस मामले में जब महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से प्रश्न किया गया तो उन्होंने बताया कि करीब 150 करोड़ रुपयों की लागत से सड़क निर्माण कार्य और सड़कों के पेच वर्क कराए जा रहे हैं। प्रदूषण दूर करने नगर निगम प्रयासरत है। नगर निगम की जहां तक बात है तो हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर पैच वर्क का काम किया है और आने वाले मार्च के माह तक हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है। चाहे बाथ गार्डन की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे नालियों की हो, चाहे पैच वर्क की हो, चाहे नई सड़कों की हो, चाहे वार्ड के अंदर की सड़कों की हो, कम से कम 150 करोड़ के काम ऐसे होंगे जिससे हम पॉल्यूशन लेवल नगर निगम के स्तर पर मार्च तक बहुत कम करके लेके आएंगे। महापौर ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी और फ्लाईओवर के कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है, इसलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी और पीडब्ल्यूडी के कार्य बदहाल हैं, जिसकी वजह से नगर निगम बदनाम हो रहा है। फ्लाईओवर के बनते बनते में नीचे सड़कें मोटरेबल प्रॉपर नहीं होने के कारण जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत बड़ा है। इसको बहुत कम किया जा सकता है। जो पीडब्ल्यूडी विभाग को करना है नगर निगम का, उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं हो रहा है। दूसरा, जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के कार्य जो चल रहे हैं, जिस स्लो गति से चल रहे हैं, जो अव्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं, हम अगर कहीं खोदते हैं, खोद कर मिट्टी को उठा के रखते हैं तो वो तत्काल मिट्टी वहाँ से अलग नहीं होती, वहाँ से वो सारी चीज़ें अलग नहीं होती, उसमें बहुत समय लगता है, जिसके कारण पोल्यूशन भी बढ़ता है और आम जनता को बहुत परेशानी भी होती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है जबलपुर शहर में। उसको ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी मध्य प्रदेश जो हमारा विभाग जो फ्लाईओवर में इन्वॉल्व है और स्मार्ट सिटी जो इन्वॉल्व है, इनको हमें टाइट करने की, कसावट लाने की बहुत आवश्यकता है। महापौर ने कहा स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, लेकिन उन्हें हैंड ओवर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जनता को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। बड़ा पत्थर से सुभाष नगर तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। रांझी बड़ा पत्थर से सुभाष नगर तक बनाई जा रही सड़क के निर्माण कार्य धीमी गति से क्षेत्रवासी परेशान हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य कभी चालू रहता है, कभी बंद कर दिया जाता है। ऐसे करते करते ही काफी वक्त निकल गया है, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। सड़क पर धूल के गुबार उड़ रहे हैं, जिससे लोग डस्ट एलर्जी का शिकार होने लगे हैं। देखिए, ये जो रोड बन रही थी बड़े पत्थर से सुभाष नगर के लिए, इसमें तो इतना बदतर तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक तो बनी हुई रोड के ऊपर जो पुरानी पंचायत के द्वारा बनाई गई रोड है ये, और उसके ऊपर कच्चा बेस डाला गया, और बेस भी इतना किस क्वालिटी का डाला गया कि अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अगर एक साइकिल भी चलती है तो धूल उड़ती है, और जो कि दिन भर इसमें बड़ी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। डंपर, हाईवा और ऑटो वालों का तो दिन भर स्थिति बेकार है। तो समझ में ही नहीं आ रहा भैया यार, वो तो कुछ दिन काम चलता है फिर बंद हो जाता है, और अभी भी अधूरी बेस डाल के उन्होंने छोड़ दिया। अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ का कि कब बनेगी ये रोड। रोड में डस्ट है कि पूरी दुकानों की हालत खराब है कि पूरा रोज साफ कर रहे हैं दुकानें हम लोग। क्षेत्रवासियों ने जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की है। नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत मध्य प्रदेश कार्यभारत कर्मचारी एवं दैनिक वेतनभोगी संगठन सहित अन्य संगठनों के सदस्यों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को मांग पत्र सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में संगठन ने पाटन विधायक अजय बिश्नोई को भी एक पत्र सौंपा है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि उनके द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है और इसी के तहत सभी जनप्रतिनिधियों को भी मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं, ताकि उनकी मांगे मुख्यमंत्री तक पहुँच सके। सभी विधायक और सांसद और मंत्रियों को चरणबद्ध ज्ञापन सौंपना है, जिसके कार्यक्रम में शुरुआत में हमारे माननीय पाटन विधायक अजय बिश्नोई जी
जिनको हम लोगों ने दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मचारी संघ महासंघ के द्वारा लंबित मांगों के निराकरण हेतु एक मांग पत्र दिया है। उसमें हम लोगों ने माननीय विधायक महोदय जी से अपील की है कि हम लोग 30 साल 40 साल से लगातार कार्यरत हैं, ना हम लोगों को अनुकंपा नियुक्ति है, ना ग्रेजुएटी है और ना पेंशन है। आज भारतीय मजदूर संघ के साथ हम सब ने ज्ञापन दिया, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस संगठन साथ में मिलकर ज्ञापन दिया हम लोगों ने। और हम लोगों ने जो विनियमित कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी है, उसको आज तक स्थायी वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं सभी प्रकार की मांगों को लेकर हमने आज अजय विष्णु जी को ज्ञापन दिया, विधायक जी को, और उनसे शीघ्र से शीघ्र इसमें कार्रवाई करने की मांग की। पवित्र क्षेत्र ग्वारीघाट में बीते कुछ दिनों में लगभग 6 बंदरों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता चिंता में है। लोगों का कहना है कि वानरों की मौत की वजह जहरीली वस्तु का सेवन करना हो सकता है, लिहाजा ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ शरारती तत्व इन बंदरों को जहरीली वस्तु मिलाकर खाद्य सामग्री में दे रहे हैं। ग्वारीघाट में बंदरों की मौत का सिलसिला जारी है। क्षेत्रीय जनों ने बीते दिन गंभीर रूप से अस्वस्थ एक बंदर को उपचार के लिए वेटनरी अस्पताल भेजा, जहां पर इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय जनता का कहना है कि जहरीली वस्तु का सेवन करने से वानरों की मौत हो रही है और पिछले कुछ दिनों में लगभग 6 बंदर मृत हो चुके हैं। जैसा कि विदित है, ग्वारीघाट नर्मदा तट के समीप कुछ बंदरों का निधन हो रहा है 4-5 दिनों से, जिसमें कि 6 बंदर भी मृत पाए गए हैं। जिसमें कि कल एक बंदर को अपन ने उमाघाट के पास से बंदर को पकड़ा, उसका इलाज के लिए अपन ने सीधे वेटनरी कॉलेज पहुंचाया। तो वहां से इलाज हुआ, इलाज होने के बाद फिर उन्हें ठीक बताया, उसके बाद फिर वो उसकी मौत हो गई। तो मौत के बाद कारण का पता है, वैसे जहर बता रहा है, कोई पॉइजन बता रहा है, लेकिन अभी ये है कि आम नागरिक के यहाँ से यही निवेदन है कि जैसे भी इनको खिलाते हैं कुछ भी, तो जहर का सेवन न करवाएं। ग्वारीघाट में तो हम माता जी के रोज़ दर्शन करने आते हैं, और अभी जो एक दुख घटना हमने देखी है, उससे हमें बहुत दिल में ठेस पहुंची कि बानरों की मौत हो रही है यहाँ, और उसको हम भगवान की आस्था रखते हैं उस पर हम। तो हमें लोगों से ये अपील है हमारी, और लोगों संस्कार धानी के जितने भी नागरिक लोग हैं, कि कोई ऐसी चीज़ ना डालें जिससे हमारे बंदर खा के और वो बीमार पड़ें और वो बच सकें। हालांकि पशु चिकित्सकों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की सही वजह का पता चल सकेगा। हाँ, हमारे पास परसों शाम को करीब 5-5:30 बजे 6 बजे करीब एक बंदर आया था। ग्वारीघाट से किसी को रास्ते में मिला था, वो पड़ा हुआ, तो लेके आया था। उन्होंने बताया वैसे जब लाए थे तो वो वैसे भी मरणासन स्थिति में ही था। उसको देख के जो भी हमने ऐसा लगा था कि जानवर जो है बिल्कुल शॉक में है। हमने उसको जो शॉक का जो पूरा ट्रीटमेंट होता है उसको किया। हमारे ट्रीटमेंट हमने आधा ही किया और उसकी वहीं पे टेबल पे ही उसकी मौत हो गई। तो हमने कहा कि क्योंकि फॉरेस्ट की ये प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट वालों का हमें लेटर चाहिए होता है, तो हमने इसको डीप फ्रीजर में रखवा दिया था कि अगर आते हैं तो फिर इसका पोस्टमार्टम करेंगे। परंतु फॉरेस्ट वालों ने हमें ऐसा कोई लेटर नहीं दिया कि इसका पोस्टमार्टम करना है, और उन्होंने उसको वापस ले आके उसका जो दाह संस्कार या जो किया जाता है उन्होंने किया। तो प्रथम स्थिति में देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि जानवर जो है बहुत दिनों से या तो भूखा, बहुत डिहाइड्रेटेड, और लग रहा था कि जानवर पूरी तरह से जो बंदर था वो शॉक में था। इटली के पेरुगिया में हाल ही में संपन्न हुई वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शहर के खिलाड़ी राहुल सरीन ने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग सुपर टॉल ग्रुप में ब्रॉन्ज मेडल और वर्ल्ड क्लासिक फिटनेस मॉडलिंग में सिल्वर मेडल हासिल कर पूरे प्रदेश के साथ साथ शहर का नाम भी गौरवान्वित किया है। इटली के पेरुगिया में 29 अक्टूबर को आयोजित हुई वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में आदर्श व्यायामशाला के खिलाड़ी राहुल सरीन ने सुपर टॉल ग्रुप में ब्रॉन्ज मेडल और वर्ल्ड क्लासिक फिटनेस मॉडलिंग में सिल्वर मेडल हासिल कर भारत और मध्य प्रदेश के साथ साथ जिले का नाम भी गौरवान्वित किया है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद खिलाड़ी राहुल सरीन शुक्रवार को वापस जबलपुर लौटे। यहाँ रेलवे स्टेशन पर आदर्श व्यायामशाला के खेल प्रेमियों और रांझी क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने राहुल सरीन का भव्य स्वागत किया। ये पहला मौका है कि एक खिलाड़ी मध्य प्रदेश से जाता है और भारत का प्रतिनिधित्व करता है और एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है। इससे पूर्व में 1991 में एक खिलाड़ी गया था
1STC आर्मी का AK सिंह, उसको 7th पोजीशन मिली थी। और आज इस खिलाड़ी ने न केवल आदर्श व्यायामशाला का जबलपुर का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। बहुत अच्छा लग रहा है और इतने सालों बाद मतलब मैं 2013 से इस चीज़ के लिए प्रयत्न था कि मैं ये मेडल लेकर आऊँगा। और मतलब मैंने मेडल का उत्साह में नहीं सोचा था, बट मैंने ये सोचा था कि मैं जाऊँगा खेलने, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होना बहुत बड़ी बात है। बट मैं वहाँ गया और जाके मैंने मेडल लिया। ये बहुत मतलब मैं खुद अपनी खुशी नहीं बता सकता, बाकी सब आप देख सकते हो सबकी खुशी कैसी है। इसके लिए वैसे तो मैं 2013 से मेहनत कर रहा हूँ, मैं 2013 से इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये मेरा बचपन का सपना था, पर मैं जिसकी प्रिपरेशन जो है वो पिछले 1 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1 साल से कंटिन्यू मैं डाइट पे हूँ और तो इसलिए आज ये आप लोगों के सामने ये मेडल है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शरीर सौष्ठव के इतिहास में पहली बार प्रदेश का कोई खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल हासिल कर अपने गृह नगर वापस आया है। इस मौके पर सभी ने खिलाड़ी का भव्य स्वागत करते हुए उसका उत्साहवर्धन किया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।